क्या ये सोचना भी मतलब मुमकिन लगता है कि जब एक महिला खुद अपनी माँ के गर्भ में होती है, मतलब वो खुद अभी तक पैदा भी नहीं हुई है, तभी उसके शरीर में वो सारी कोशिकाएं बन चुकी होती हैं जो भविष्य में उसके बच्चों का निर्माण करेंगी। हाँ, ये असल में तकनीकी रूप से देखा जाए तो एक गर्भवती महिला अपने गर्भ में पल रही बच्ची के साथ साथ उसके होने वाले पोते पोतियों की आनुवांशिक नींव को भी उसी वक्त अपने अंदर सहेज कर चल रही होती है। मतलब ये सुनना किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना। बिल्कुल। और यह सच में जीव विज्ञान के सबसे हैरान करने वाले तथ्यों में से एक है। अक्सर होता क्या है ना कि जब हम स्कूल की किताबों में जनन तंत्र या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो ये अद्भुत बातें कहीं छिप जाती हैं। हाँ, क्योंकि किताबों में बस कुछ नलिकाओं और ग्रंथियों के नीरस डायग्राम होते हैं। एकदम सही। उन्हें देखकर बस यही लगता है कि हम किसी मशीन के ब्लूप्रिंट को देख रहे हैं। और आज हमारी इस गहरी चर्चा का उद्देश्य भी यही है। हम इस विषय को उस नीरसता से बाहर निकालने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो यूट्यूब चैनल निधि मैम साइंस की एक बहुत ही विस्तृत वन शॉट रिवीजन क्लास है। हाँ, और ये बहुत ही बेहतरीन क्लास है। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन इस जटिल प्रक्रिया को डिकोड करना है कि कैसे दो बिल्कुल सूक्ष्म कोशिकाएं जिन्हें हम नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते, वो आपस में मिलकर एक पूरे इंसान का निर्माण कर देती हैं। सही बात है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। इस स्रोत सामग्री में सबसे पहले जिस बुनियादी बात पर जोर दिया गया है वो ये है कि मानव लैंगिक जनन करते हैं और हम जरा यूज होते हैं। जरा यूज यानी विविपेरस होने का असल में क्या मतलब है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जरा यूज या विविपेरस होने का सीधी सी बात है, अर्थ ये है कि मनुष्य अंडे नहीं देते, इसके बजाय हम सीधे एक पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं। अच्छा, मतलब सीधे शिशु का जन्म। हाँ, और अगर आप इसे विकासवाद या एवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ा सुरक्षात्मक कदम है। अंडे देने वाले जीवों को अपने अंडों को शिकारियों से बचाना पड़ता है, उन्हें एक जगह छोड़ना पड़ता है या उन पर बैठना पड़ता है। हाँ, जैसे पक्षी करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जरायुज होने का मतलब है कि जो विकासशील भ्रूण है वो माँ के शरीर के अंदर एक सुरक्षित, नियंत्रित और पोर्टेबल वातावरण में पलता है। माँ जहां भी जाती है बच्चा सुरक्षित रहता है। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। हाँ, और इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें सबसे पहले शरीर के उन कारखानों को समझना होगा जहां जीवन के मूल तत्व बनते हैं। तो अगर हम जनन तंत्र को जीवन के कारखाने के रूप में देखें तो इन कारखानों की वास्तुकला कैसी है? स्रोत सामग्री नर जनन तंत्र के अंगों को दो मुख्य हिस्सों में बांटती है, प्राथमिक और द्वितीयक। देखिए, इस पूरी व्यवस्था में प्राथमिक अंग ही असली मैन्युफैक्चरिंग हब हैं। नर शरीर में ये काम वृषण यानी टेस्टीज करते हैं। इनके दो बहुत स्पष्ट और महत्वपूर्ण कार्य हैं। कौन कौन से? पहला नरयुग्मक यानी शुक्राणुओं का निर्माण करना, और दूसरा टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन बनाना, जो एक पुरुष के शरीर में भारी आवाज, दाढ़ी मूछ और मांसपेशियों के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। राइट। और हाँ, वृषण शरीर के मुख्य उदर गुहा से बाहर एक थैली में स्थित होते हैं जिसे वृषण कोश या स्क्रोटम कहते हैं। और इसके पीछे भी तो एक बहुत तार्किक कारण है ना? स्रोत में बताया गया है कि शरीर का सामान्य तापमान शुक्राणुओं के निर्माण के लिए बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल सही। इसलिए उन्हें शरीर से बाहर थोड़ी ठंडे वातावरण में रखा जाता है। लेकिन एक बार जब वृषण में ये शुक्राणु बन जाते हैं तो फिर ये द्वितीयक अंग तस्वीर में आते हैं। द्वितीयक अंगों का काम सिर्फ सपोर्ट देना लगता है, जैसे स्रोत में अधिवृषण यानी एपिडिडिमिस का जिक्र है। हाँ, अधिवृषण वृषण के ठीक ऊपर एक बहुत ही कुंडलित नलिका होती है। वृषण से निकलने के बाद शुक्राणु सीधे बाहर नहीं आते, वे इस अधिवृषण में जाकर रुकते हैं। ये हिस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा। क्या वे वहां सिर्फ इंतजार करते हैं? अरे नहीं, वे सिर्फ इंतजार नहीं करते, वे वहां परिपक्व होते हैं। अच्छा। जब शुक्राणु वृषण से निकलते हैं तो उनके पास गति करने की क्षमता नहीं होती, वे अपनी पूंछ हिलाकर तैरना नहीं जानते। अधिवृषण में रहते हुए ही उनके अंदर ये गतिशीलता विकसित होती है। ओ, तो ये किसी वेटिंग रूम से ज्यादा एक ट्रेनिंग कैंप या जिम की तरह है? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। शुक्राणु वहां जाते हैं, मैच्योर होते हैं और निषेचन की उस लंबी दौड़ के लिए खुद को तैयार करते हैं।
लेकिन जब वे इस ट्रेनिंग कैंप से बाहर निकलते हैं तो उनका सफर आसान नहीं होता। उन्हें कई ग्रंथियों से मदद लेनी पड़ती है। स्रोत में वीर्य बनाने वाली 3 ग्रंथियों का बहुत विस्तार से जिक्र है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे अलग-अलग ग्रंथियों का स्राव मिलकर काम करता है। ये सहयोग का एक बेहतरीन उदाहरण है। शुक्राणु जब नलिका से आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले उनका सामना शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल से होता है। राइट। ये ग्रंथि वीर्य का लगभग 60% हिस्सा बनाती है। इसमें फ्रुक्टोज शुगर और कैल्शियम होता है। चूंकि शुक्राणुओं को तैरने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा चाहिए, इसलिए ये फ्रुक्टोज उनके लिए फ्यूल या ईंधन का काम करता है। वो फ्यूल की तरह काम करता है। हाँ, बिल्कुल। और इसके बाद प्रोस्ट्रेट ग्रंथि वीर्य में अपना स्राव मिलाती है, जो लगभग 20% होता है। ये स्राव वीर्य को एक गाढ़ापन देता है और शुक्राणुओं की गतिशीलता को और बढ़ाता है। और फिर आती है काउपर ग्रंथि, जिसे बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं। इसका काम तो मुझे बिल्कुल किसी वीआईपी ट्रीटमेंट जैसा लगा। वीआईपी ट्रीटमेंट? हाँ। वो कैसे? क्योंकि नर शरीर में मूत्र नलिका एक ही है, उसी से मूत्र बाहर आता है और उसी से वीर्य। अब मूत्र होता है अम्लीय यानी एसिडिक, जो इन छोटे और नाजुक शुक्राणुओं को तुरंत नष्ट कर सकता है। तो ये ग्रंथि क्या करती है? हाँ, ये ग्रंथि वीर्य के आने से ठीक पहले अपना एक क्षारीय यानी अल्कलाइन स्राव छोड़ती है। मतलब शुक्राणुओं के आने से पहले ही ये मूत्र नलिका के पूरे रास्ते को साफ कर देती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी वीआईपी के आने से पहले रेड कार्पेट को साफ किया जाता है और खतरे को हटाया जाता है ताकि वीआईपी को कोई नुकसान न पहुंचे। ये सोचने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। ये सच में एक रेड कार्पेट बिछाने जैसा ही है। अब अगर हम इसी तरह मादा जनन तंत्र को देखें, तो वहां प्राथमिक अंग अंडाशय यानी ओवरी है। हाँ। महिलाओं में 2 अंडाशय होते हैं, जो उदर गुहा में लिगामेंट के सहारे अपनी जगह पर टिके रहते हैं। ये अंडाणु बनाते हैं और एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन जैसे फीमेल सेक्स हार्मोन का स्राव करते हैं। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण द्वितीयक अंग गर्भाशय है, जिसे बच्चेदानी भी कहते हैं। स्रोत में इसकी 3 परतों के बारे में बताया गया है, और अगर हम इनके काम करने के तरीके को देखें तो ये इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना लगता है। बिल्कुल, गर्भाशय की वास्तुकला को समझना बहुत जरूरी है। इसकी सबसे बाहरी परत पेरीमेट्रियम है, जो काफी पतली होती है, और इसका मुख्य काम गर्भाशय को फैलने की जगह देना है। हाँ, क्योंकि एक बढ़ते हुए बच्चे के लिए बहुत जगह चाहिए होती है। सही कहा। और इसके बीच की परत है मायोमेट्रियम। ये परत चिकनी पेशियों की बनी होती है और ये अविश्वसनीय रूप से मजबूत होती है। मजबूत होना जरूरी भी है, क्योंकि 9 महीने बाद इसी परत को संकुचित होकर एक पूरे बच्चे को शरीर से बाहर धकेलना होता है। एकदम सही। और सबसे अंदरूनी परत है एंडोमेट्रियम। ये परत बहुत ही गतिशील है। हर महीने ये परत खुद को खून और पोषक तत्वों से समृद्ध करती है। जैसे किसी मेहमान के लिए गद्देदार बिस्तर तैयार किया जा रहा हो। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। अगर निषेचन होता है तो भ्रूण आकर इसी परत में चिपक जाता है। लेकिन अगर निषेचन नहीं होता तो शरीर को एहसास होता है कि इस महीने कोई मेहमान नहीं आने वाला और ये बिस्तर बेकार है। तो यही एंडोमेट्रियम परत टूट जाती है और मासिक धर्म यानी पीरियड के रूप में शरीर से बाहर आ जाती है। यह एक निरंतर चलने वाला रिसाइकलिंग प्रोसेस है। ये बहुत ही सटीक तरीके से काम करता है। अब हमने इन कारखानों और उनके हिस्सों को तो समझ लिया, लेकिन अब उस प्रक्रिया की बात करते हैं जो इन कारखानों के अंदर चलती है, युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस। राइट। नर और मादा शरीर में ये प्रक्रिया कैसे काम करती है, इसके बीच का अंतर बहुत ही हैरान करने वाला। हाँ, स्रोत सामग्री को देखते हुए मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य इसी बात पर हुआ। नर शरीर में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया काफी सीधी लगती है। ये यौवनारंभ यानी 12 से 14 साल की उम्र में शुरू होती है, लेकिन शरीर को अचानक कैसे पता चलता है कि अब कारखाने को चालू करने का समय आ गया है? कोई तो अलार्म बजता होगा। वो अलार्म मस्तिष्क में बजता है। मस्तिष्क का एक हिस्सा है हाइपोथैलेमस। यौवन के समय ये GnRH नाम का एक हार्मोन छोड़ना शुरू करता है। ये GnRH, इन हार्मोन्स के नाम काफी तकनीकी हैं। अगर हम इसे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की तरह देखें तो क्या हम हाइपोथैलेमस को एक CEO मान सकते हैं? ये एक अच्छी तुलना है। हाँ, मान सकते हैं। तो CEO यानी हाइपोथैलेमस एक अर्जेंट ईमेल भेजता है।
और ये ईमेल है GnRH हार्मोन। अच्छा। ये ईमेल सीधे मैनेजर के पास जाता है, जो हमारे शरीर में पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड है। मैनेजर इस संदेश को पढ़कर तुरंत अपने 2 सुपरवाइजरों को काम पर लगा देता है। और ये सुपरवाइजर है LH और FSH हार्मोन। बिल्कुल। और ये सुपरवाइजर सीधे वृषण के कारखाने में पहुंचते हैं। LH हार्मोन वहां मौजूद लीडिंग कोशिकाओं को निर्देश देता है कि टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन शुरू करो। और FSH हार्मोन? FSH हार्मोन सटोली कोशिकाओं से कहता है कि जो नए शुक्राणु बन रहे हैं उन्हें भरपूर पोषण दिया जाए। तो एक बार जब ये पूरी कॉर्पोरेट चेन काम करना शुरू कर देती है, तो क्या ये प्रक्रिया कभी रुकती है? पुरुषों में ये प्रक्रिया जीवनभर चलती है। हर 72 दिन के चक्र में नए शुक्राणु बनते रहते हैं। ये एक सतत और सीधी रेखा है जो यौवन से शुरू होकर बुढ़ापे तक चलती रहती है। और यहीं पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मादा शरीर की प्रक्रिया, जिसे अंडाणु जनन कहते हैं, वो पूरी तरह से एक अलग कहानी बन जाती है। वो कैसे? स्रोत से पता चलता है कि ये कोई सीधी रेखा नहीं है। इसमें बहुत सारे ठहराव और चेक पॉइंट्स है। नर शरीर में युग्मक बनने की प्रक्रिया यौवन से शुरू होकर जीवन भर चलती है, लेकिन मादा शरीर में ये प्रक्रिया उनके जन्म से भी पहले माँ के गर्भ में ही क्यों शुरू होकर पॉज हो जाती है? ये बात इसे बहुत खास बनाती है। प्रकृति ने मादा शरीर को इतना जटिल वीडियो गेम क्यों बनाया, जिसमें इतने सारे हॉल्ट और चेक पॉइंट्स हैं? अगर हम इसे व्यापक चित्र से जोड़ें तो इस जैविक पहेली का सीधा संबंध संसाधन प्रबंधन से है। संसाधन प्रबंधन? हाँ, जब एक मादा भ्रूण माँ के पेट में विकसित हो रही होती है, तभी उसके अंडाशय में लाखों अंडजनी कोशिकाएं बन जाती हैं। ये कोशिकाएं विभाजित होकर प्राथमिक अंडाणु बन जाती हैं। लेकिन फिर एक बहुत ही अजीब घटना होती है। क्या? कोशिका विभाजन की एक अवस्था होती है प्रोफेज 1। अंडाणु इस अवस्था में पहुंचकर अचानक से पॉज हो जाते हैं। कि पॉज होने का क्या मतलब है? क्या वो बस काम करना बंद कर देते हैं? इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी आनुवंशिक सामग्री को मिलाना और उन्हें तैयार करना शुरू तो कर दिया है, लेकिन उन्होंने इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी ने एक बहुत ही जटिल डिश बनाने की तैयारी कर ली है, सारी सब्जियां काट ली हैं, मसाले मिला दिए हैं, लेकिन उसे ओवन में डालने से ठीक पहले रोक दिया है। ओह! वे जन्म से लेकर यौवन तक, यानी अगले 12-14 सालों तक इसी पॉज अवस्था में रहते हैं। पर ऐसा क्यों? मतलब ऊर्जा बचाने के लिए? बिल्कुल। शुक्राणु आकार में बहुत छोटे होते हैं और उन्हें बनाने में अपेक्षाकृत कम ऊर्जा लगती है, इसलिए शरीर उन्हें लगातार बना सकता है। लेकिन अंडाणु मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाओं में से एक है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व और एक नए जीवन को सहारा देने के लिए आवश्यक सामग्री होती है। तो अगर शरीर लगातार अंडे बनाएगा तो बहुत ऊर्जा बर्बाद होगी। एकदम सही। इसलिए शरीर जन्म से पहले ही एक निश्चित संख्या में अंडों का स्टॉक तैयार कर लेता है। जब लड़की 12-14 साल की होती है, तब हार्मोनल संकेतों के कारण हर महीने एक एक करके इन अंडों को ओवन में डालने, यानी परिपक्व करने की प्रक्रिया दोबारा शुरू होती है। और सबसे हैरान करने वाली बात जो स्रोत में बताई गई है वो ये है कि ये अंडाणु भी तब तक पूरी तरह से तैयार नहीं होता जब तक उसे शुक्राणु ना मिल जाए। जी, ये अंतिम चटकोयत है। जब तक शुक्राणु अंडाणु की बाहरी दीवार को नहीं भेदता, तब तक अंडाणु अपना अंतिम विभाजन पूरा नहीं करता। ये प्रकृति का ये सुनिश्चित करने का तरीका है कि ऊर्जा का अंतिम अंश तभी खर्च किया जाए जब निषेचन की पूरी गारंटी हो। प्रकृति का ये अनुकूलन सच में अद्भुत है। तो अब हमारे पास दोनों युग्मक तैयार है। अगला पड़ाव है इनका मिलना, जिसे हम निषेचन कहते हैं। हाँ, फर्टिलाइजेशन। स्रोत के अनुसार समय सीमा बहुत ही सख्त है। मादा के शरीर में प्रवेश करने के बाद शुक्राणु लगभग 72 घंटे तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन अंडाणु का जीवन काल ओव्यूलेशन के बाद केवल 24 घंटे का होता है। इसलिए समय का सही होना बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों का मिलन फैलोपियन ट्यूब के एक विशेष हिस्से में होता है, जिसे एम्पिला कहते हैं। लेकिन जब शुक्राणु अंडाणु के पास पहुंचता है तो मामला इतना आसान नहीं होता ना? बिल्कुल नहीं। अंडाणु के चारों ओर एक बहुत ही सख्त और सुरक्षात्मक दीवार होती है, जिसे ज़ोना पेल्यूसिडा कहते हैं। तो शुक्राणु इतनी छोटी कोशिका है, वो इस सख्त दीवार को कैसी तोड़ता है? शुक्राणु के सिर के हिस्से को एक्रोसोम कहते हैं। इस एक्रोसोम में विशेष हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरे होते हैं। ये एंजाइम एक रासायनिक ड्रिल की तरह काम करते हैं और ज़ोना पेल्यूसिडा की दीवार को पिघला देते हैं। अरे वाह! और जैसे ही दीवार पिघलती है, शुक्राणु अपना डीएनए अंडाणु के अंदर डाल देता है। दोनों का डीएनए मिलता है और अब हमारे पास एक
नई एकल कोशिका है, युग्मनज या जाइगोट। ये जाइगोट ही एक नए जीवन की नींव है। लेकिन ये अभी सिर्फ एक ईंट की तरह है। एक ईंट से पूरा घर बनाने के लिए जाइगोट को विभाजित होना पड़ता है। फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय की ओर अपनी यात्रा के दौरान ये तेजी से समसूत्री विभाजन करता है, जिसे विदलन या क्लीवेज कहते हैं। इन शब्दों को थोड़ा सरल करते हैं। जाइगोट यानी एक कोशिका 2 में बंटती है, वो 2 4 में और फिर 8 से 16 कोशिकाओं का एक ठोस गोला बन जाता है। स्रोत में इसे मोरुला कहा गया है। ये दिखने में कैसा होता है? मोरुला लैटिन शब्द मोरिस से आया है, जिसका मतलब होता है शहतूत। ये बिल्कुल एक ठोस शहतूत के फल जैसा दिखता है। अच्छा, शहतूत जैसा। हाँ, लेकिन एक ठोस गोले से एक जटिल शरीर नहीं बन सकता। इसलिए जब तक ये गर्भाशय में पहुंचता है, ये कोशिकाएं अपने आप को पुनर्व्यवस्थित करती हैं। अंदर एक खाली जगह बन जाती है और ये ब्लास्टोसिस्ट में बदल जाता है। ब्लास्टोसिस्ट अवस्था वो बिंदु है जहां मुझे लगा कि ये पूरी प्रक्रिया एक साइंस फिक्शन फिल्म में बदल जाती है। करेक्ट। क्योंकि यहीं पर पहली बार कोशिकाएं अपना अपना करियर चुनती हैं। वे तय करती हैं कि उन्हें भविष्य में क्या बनना है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ब्लास्टोसिस्ट की बाहरी कोशिकाओं की परत को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। इनका काम शिशु बनना नहीं है, बल्कि इनका काम है अपरा या प्लेसेंटा का निर्माण करना, जो माँ और बच्चे को जोड़ता है। बिल्कुल। ये प्लेसेंटा ही अगले 9 महीनों तक माँ और बच्चे के बीच की जीवन रेखा होगी, जो ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाएगी। और जो कोशिकाएं इस गोले के अंदर इकट्ठी हो जाती हैं, जिन्हें इनर सेल मास कहते हैं, वो असली बच्चा बनती हैं। हाँ। स्रोत बताता है कि ये कोशिकाएं 3 परतों में बट जाती हैं, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। ये बिल्कुल एक 3D प्रिंटर की तरह है, जहां कोशिकाएं आपस में काम बांट लेती हैं कि तुम दिमाग बनाओ, मैं दिल बनाती हूँ। ये सुनना किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं लगता। ये एक शानदार एनालॉजी है 3D प्रिंटर वाली। ये 3 परतें ही शरीर के हर एक अंग का निर्माण करती हैं। बाहरी परत एक्टोडर्म मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र और त्वचा बनाती है। और बीच की परत मीसोडर्म हृदय, रक्तवाहिकाओं, मांसपेशियों और हड्डियों का निर्माण करती है। और एंडोडर्म, और सबसे अंदरूनी परत एंडोडर्म पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र जैसे आंतरिक अंगों को गढ़ती है। और ये सब एक बहुत ही सटीक टाइमलाइन पर होता है। मतलब पहले महीने के अंत तक उस छोटे से भ्रूण में हृदय बन जाता है और धड़कने लगता है। सही कहा। दूसरे महीने के अंत तक हाथ पैर की उंगलियां विकसित हो जाती हैं। तीसरे महीने में महत्वपूर्ण अंग, 5वें महीने तक बच्चे के सिर पर बाल आ जाते हैं और अम्मा को गर्भ में उसकी हलचल महसूस होने लगती है। और 9 महीने की इस अविश्वसनीय यात्रा के बाद वो एक एकल कोशिका वाला जाइगोट एक पूर्ण विकसित शिशु में बदल चुका होता है, जो 9वें महीने में डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन 9 महीने पूरे होने के बाद शरीर को ये कैसे पता चलता है कि अब इस बच्चे को बाहरी दुनिया में लाने का समय आ गया है? प्रसव यानी डिलीवरी की ये प्रक्रिया कैसे ट्रिगर होती है? देखिए, प्रसव कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। ये एक बहुत ही जटिल हार्मोनल संवाद है। जब शिशु पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो वो और प्लेसेंटा मिलकर कुछ संकेत भेजते हैं, जिन्हें फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। अच्छा। इन संकेतों के कारण गर्भाशय की उसी मजबूत मायोमेट्रियम परत में हल्का संकुचन शुरू हो जाता है। ये वही मायोमेट्रियम परत है जिसकी हमने पहले बात की थी, और इसी दौरान वो सुरक्षा कवच भी टूटता है, जिसे एमनियोटिक झिल्ली कहते हैं। स्रोत में बताया गया है कि ये एमनियोटिक द्रव पूरे 9 महीने बच्चे के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। बिल्कुल, ये एक हाई टेक वाटर बेड की तरह है, जो बच्चे को बाहरी झटकों और दबाव से बचाता है। जब प्रसव का समय आता है तो ये झिल्ली फट जाती है और द्रव बाहर आ जाता है। हाँ। ये एक स्पष्ट संकेत होता है कि बच्चा अब बाहर आने के लिए तैयार है। हाँ। गर्भाशय का संकुचन धीरे धीरे बढ़ता है और अंततः शिशु का जन्म होता है। बाहरी दुनिया में ये पहला कदम बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन प्रकृति ने बच्चे के जन्म के तुरंत बाद के पोषण की भी पूरी व्यवस्था कर रखी है, दुग्ध स्रावण यानी लैक्टेशन के जरिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। यहाँ मैं एक बहुत ही आम गलतफहमी पर बात करना चाहूंगी, जिसका जिक्र स्रोत में भी किया गया है। लोगों को अक्सर लगता है कि जब एक लड़की 14-15 साल की होती है और उसके स्तन ग्रंथियां विकसित होती हैं तो दूध उसी समय से बनने लगता है। ये सच क्यों नहीं है?
प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन इस भ्रम को कैसे तोड़ते हैं? ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। स्तन ग्रंथियों का आकार बढ़ना मुख्य रूप से फैट और टिश्यू के जमा होने के कारण होता है, दूध के कारण नहीं। दूध बनाने वाली संरचनाएं, जिन्हें कुपिकाएं कहते हैं, गर्भावस्था के दौरान ही पूरी तरह से सक्रिय होने के लिए तैयार होती हैं। पर दूध का स्राव तब नहीं होता? नहीं, क्योंकि असली खेल हार्मोन्स का है। दूध का निर्माण केवल एक खास हार्मोन के कारण होता है, जिसे प्रोलैक्टिन कहते हैं। ये हार्मोन केवल गर्भावस्था के अंतिम चरण में और प्रसव के बाद उच्च स्तर पर होता है। तो प्रोलैक्टिन दूध बनाने का काम करता है, लेकिन उस दूध को कुपिकाओं से बाहर निकालकर शिशु तक पहुंचाने का काम कौन करता है? उसके लिए एक दूसरा हार्मोन जिम्मेदार है, ऑक्सीटोसिन। इसे मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं। जब शिशु दूध पीना शुरू करता है तो ऑक्सीटोसिन का स्राव होता है, जो स्तन ग्रंथियों की मांसपेशियों को सिकोड़ता है और दूध बाहर आता है। ये हार्मोनल ट्रिगर्स बिल्कुल सही समय पर काम करते हैं। ये एक पूरी तरह से मांग और आपूर्ति पर आधारित प्रणाली है, और वो शुरुआती दूध तो किसी चमत्कारी औषधि से कम नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। जन्म के बाद शुरुआती 4-5 दिनों तक जो गाढ़ा पीला दूध आता है, उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। इस कोलोस्ट्रम को हम शिशु के इम्यून सिस्टम के लिए एक सॉफ्टवेयर अपडेट कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट? हाँ, क्योंकि एक नवजात शिशु बाहरी दुनिया के लाखों बैक्टीरिया और वायरस के लिए पूरी तरह से नया होता है। उसका अपना इम्यून सिस्टम अभी बहुत कमजोर है। कोलोस्ट्रम में IgA नाम की एंटीबॉडी बहुत भारी मात्रा में होती है। और ये क्या करती है? इसमें एंटीबॉडी शिशु के पाचन तंत्र में जाकर एक सुरक्षात्मक परत बना लेती है और उसे बीमारियों से लड़ने की तुरंत ताकत देती है। अगर हम एक कदम पीछे हटकर इस पूरी यात्रा को एक साथ देखें, तो ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। कैसे दो छोटी कोशिकाओं के मिलने से लेकर एक सुरक्षित गर्भाशय के अंदर अंगों के बनने और अंततः बाहरी दुनिया में पहले कदम तक का ये सफर एक जैविक चमत्कार है। इसमें कोई शक नहीं है। और जब हम इन स्रोतों का गहराई से अध्ययन करते हैं तो असली उद्देश्य सिर्फ जीव विज्ञान के शब्दों को रटना या परीक्षा पास करना नहीं होता। सही बात है। असली उद्देश्य ये समझना है कि मानव शरीर कितनी सूक्ष्मता और बुद्धिमत्ता से काम करता है। ये उस जटिल और सटीक मशीनरी का सम्मान करना है जिसके कारण हम सब आज यहाँ मौजूद हैं। ये बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने, और सुनने वालों के लिए छोड़ जाने वाला एक अंतिम विचार। जी। नींव को भी अपने ही गर्भ में पाल रही होती है। ये बहुत ही गहरी बात है। क्या ये संभव है कि एक दादी की जीवन शैली या उनके पर्यावरण का असर उन कोशिकाओं पर पड़ा हो जिनसे आज हमारा निर्माण हुआ है? ये कुछ ऐसा है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। आज की इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। प्रकृति के रहस्यों को इस तरह समझने का ये सफर हमेशा रोमांचक रहता है। अगली बार फिर मिलेंगे।